हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो सारे हम पढ़ लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो हमारे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये हमारा 1872 में आ गया था, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। सेक्शन 4 में हमें बता रखा है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है। ये हमें सेक्शन 4 में बता रखा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है। एक कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफ़र जो होता है, जो ऑफ़र होता है वो ऑफरी की नॉलेज में जब आ जाता है तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हम मान सकते हैं। ठीक है। इस आगे हमें बता रखा है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है। ऑफरी अगर ऑफरर एज अगेंस्ट ऑफरर, तो अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस, अगर ऑफरी ने ऑफ़र मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसे स्टॉप नहीं कर सकता है तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान ली जाएगी। एज अगेंस्ट ऑफरी व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, तो जब ऑफरर की नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ जाएगी तब वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र, के ऑफ़र को हम कब रेवोकेट कर सकते हैं, कब हम उसे मतलब मना कर सकते हैं। तो ये तभी तक वैलिड होता है जब तक ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस को नहीं मान लेता। जब अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस मान लिया है और फिर वो बाद में मना करता है, और जब तक वो तब मना करता है जब उसकी रीच के बाहर है ये, तो फिर वो रेवोकेशन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन तब होता है जब एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन तब माना जाता है जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है, तो उसको हम रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। हम जो है टेलीफोन पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे वैलिड होते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे टेलीफोन पे वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो ऑडिबल होनी चाहिए, अच्छे से सुनाई देनी चाहिए और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए ऑफरर को। ऑफरर वो होता है जो ऑफ़र देता है और ऑफरी वो होता है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। ऑफ़र और प्रपोजल सेम ही होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन टेलीफोन लाइन गोज़ डेड, अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का कन्वर्सेशन कर रहे हैं और टेलीफोन की जो लाइन है वो कट हो जाती है, तो और ऑफरी जो है वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस को नहीं सुन पाता है, तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेक्शन 6 आ गया है। इसमें हमें बता रखा है कि रेवोकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। रेवोकेशन हाउ मेड, तो आप रेवोकेशन को प्रपोज़ल, जो प्रपोज़ल है उसके द्वारा आप रेवोकेशन कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने पहला है, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि अगर आप कम्युनिकेशन कर देते हैं नोटिस द्वारा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से रेवोकेट कर सकते हैं बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी से कहा कि मुझे 7 दिन में चाहिए कोई भी गुड्स, XYZ कोई भी गुड्स चाहिए उसे, और बी जो है 7 दिन में ये गुड्स ए को नहीं प्रोवाइड करवा पाता है, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी से बोला कि मुझे पिंक रंग का ही सूट चाहिए, मगर बी जो है उसे रेड कलर का दे देता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये तभी के तभी रेवोकेट हो जाएगा। अगर मान, और हमें फोर्थ पॉइंट बता रखा है डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट को प्रपोज किया था अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है तो फिर भी तब भी हम रेवोकेशन कर सकते हैं। नॉट एक्सेप्टेड इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी से बोला कि मैं तो रिटन में ही क्या कहते हैं
कॉन्ट्रैक्ट को लूँगा, मगर बी कहता है कि अरे रिटन में क्या लेना, आप ओरल ले लीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होगी प्रेस्क्राइब्ड मोड की, अगर बी जो है रिटन में नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट और ओरल करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी रेवोकेट हो सकता है। ठीक है, अगर काउंटर ऑफ़र कर दें तो काउंटर ऑफ़र में भी जो है रेवोकेशन हो जाता है। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने बी से बोला कि मैं 500 रुपये में कोई भी गुड्स कोई एक एक्स गुड्स को मांग रहा हूँ। ठीक है, मगर बी कहता है कि 500 नहीं, मैं आपको ये जो गुड्स है ये मैं आपको 300 में दे सकता हूँ। तो यहाँ पे भी जो हमारा 500 रुपये वाला ऑफ़र था ये वाला, तो ये हमारा रेवोकेट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सेक्शन 10 में कि कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मगर जो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने बी से बोला कि तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। ए ने बी से बोला कि आप मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। बी ने कह दिया यस मैं चलता हूँ आपके साथ मूवी देखने, कोई बात नहीं। तो ये जो है ये एग्रीमेंट है, बट ये किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हमें बता रखा है कि क्या क्या एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेक्शन 10 में। तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट, उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की। पार्टी जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब कि आपका कुछ लेना या देना होना चाहिए, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने बी से बोला कि तुम जो है सी का मर्डर कर दो। तो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये तो अनलॉफुल है। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब सेक्शन 11 में आ जाते हैं कि कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमें बता रखा है कि हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो इन फॉलोइंग कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो पहली कंडीशन है कि जो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एज ऑफ मैच्योरिटी का हो जाना चाहिए, मतलब वो 18 साल का होना चाहिए। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए वो। अगर वो साउंड माइंड का नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और उसके अंदर, और वो जो पर्सन है वो किसी भी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट का घोषित कर दिया, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब आगे आ जाते हैं, हम आगे पढ़ लेते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ गया है जो कि है सेक्शन 13 कंसेंट। कंसेंट में हमें बता रखा है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन कंसेंट देते हैं कि वो एक सेम थिंग पे और सेम ही सेंस पे एग्री कर रहे हैं, तो वो कंसेंट मानी जाएगी। ठीक है, ये हमें सेक्शन 13 में बता रखा है। डेफिनेशन जो है फ्री कंसेंट की, 13 में तो हमें कंसेंट बता रखा है, मगर 14 में हमें फ्री कंसेंट बता रखा है। तो फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? अगर एक कंसेंट फ्री तब मानी जाती है जब उसके अंदर कोवर्जन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हमें 22 में दे रखा है। ठीक है, इन्हीं के साइड में मैंने आपके लिए सेक्शन भी लिख रखे हैं ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कंसेंट तब फ्री नहीं होती है जब उस कंसेंट के अंदर मान लीजिए कोवर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या फिर मिस्टेक है। अगर मान लीजिए ये 5 चीज़ें अगर हो रही हैं, अगर ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी वो उसे ख़त्म कर सकते हैं। मगर और अगर मान लीजिए मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक होने पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाता है, बिल्कुल ही नल एंड वॉइड माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें मिस्टेक भी दो प्रकार की बता रखी है, एक होती है हमारी बाइलेटरल मिस्टेक और एक होती है हमारी यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मिस्टेक मान लीजिए कि दोनों पार्टी द्वारा मिस्टेक हुई है, यूनिलेटरल में बस एक ही पार्टी द्वारा मिस्टेक होती है।
ठीक है, इसमें आगे पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट मैटर है, जो बायलेटरल मिस्टेक होता है, बायलेटरल मिस्टेक कैसे कैसे हो सकती है, या तो सब्जेक्ट मैटर पे हो सकती है या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर बायलेटरल मिस्टेक हो सकती है। यूनिलेटरल मिस्टेक का जो यूनिलेटरल मिस्टेक है वो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेके भी हो सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को लेके भी यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकती है। अब हम आ जाते हैं कोअर्जन पे। ठीक है, कोअर्जन हमें दे रखा है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में कोअर्जन का मतलब हमें बता रखा है। कोअर्जन का मतलब होता है कि अगर आप किसी को धमकी देते हैं, किसी को आप धमकी देते हैं कि मैं तेरे साथ मारपीट कर दूंगा या फिर मैं तेरे को बंद कर दूंगा कहीं पे है, या फिर मैं तेरी प्रॉपर्टी छीन लूँगा, हड़प लूँगा, और अगर तू मेरे साथ अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तेरे को मारूंगा, या मैं तेरे साथ या मैं तेरे को बंद कर दूंगा, या मैं तेरी प्रॉपर्टी को छीन लूँगा, तो ये कोअर्जन में माना जाता है। कोअर्जन वो होता है कि जो भी एक्ट है जो कि फॉरबिडन है आईपीसी द्वारा वो फॉरबिडन कर रखा है, तो वो कोअर्जन में आता है। इसका इफ़ेक्ट जो है कोअर्जन का वो हमें सेक्शन 19 में दे रखा है। तो इफ़ेक्ट जो है कोअर्जन का मैंने आपको बताया था वो वॉइडेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड। तो वो उस पार्टी की कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब हम आगे आ गए हैं, इसमें हम इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे कोअर्जन का। कोअर्जन का जो इफ़ेक्ट है वो ये इफ़ेक्ट है कि अगर मान लीजिए जिस भी पर्सन ने कोअर्जन द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, ठीक है, अगर वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है तो उस पर्सन को जो भी बेनिफिट हुआ है उस कोअर्जन द्वारा वो उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। जिस पर्सन को वो कोअर्जन से उस कॉन्ट्रैक्ट में आया और उसे कोई भी लाभ उससे प्राप्त हुआ है। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि अगर एक पर्सन है उस पर मनी अगर एक पर्सन है उसे कोअर्जन द्वारा अगर एक पर्सन है उसे कोअर्जन द्वारा मनी रिसीव हो गई है, ठीक है, तो वो मनी उसे वापस रिटर्न या रीपे करनी होती है जिस पर्सन ने उसे कोअर्जन किया था। अब कौन कौन पर्सन जो है कोअर्जन कर सकता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोअर्जन जो है किसी भी पर्सन द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। अगर मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी, ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है, मगर वो ए जो है सी से कहता है कि सी एक काम कर, बी को जाके धमकी दे और ये जो है इसकी वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। तो ये जो थर्ड पार्टी होगी सी, ये भी कोअर्जन कर सकती है। ठीक है, इसका प्रोसिक्यूशन क्या होता है? ओनली थ्रेट टू प्रोसिक्यूट और फाइल सूट अगेंस्ट हिम डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कोअर्जन। अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा या फिर मैं आपके ऊपर एफआईआर करवा रहा हूँ, तो ये कोअर्जन में नहीं आती है। और यहीं पे ही अगर आप हाई प्राइस और हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं तो ये भी कोअर्जन के अंदर नहीं आता है। मगर जो सुसाइड है कि आप कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना, या फिर आप अपने आप को जान से मारने की धमकी देते हैं, अगर आपने कोई कंसेंट है किसी एग्रीमेंट में और वो कंसेंट जो है थ्रेट करी है कि मैं जो है सुसाइड कर लूँगा, ठीक है, तो ये भी कोअर्जन के अंदर आता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब हमारा सेक्शन 16 आ गया है जो हमें बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस किया जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा किसी और पर्सन पे, या फिर कोई रिलेशन होती है, एग्जिस्टिंग रिलेशन होती है पार्टीज़ के बीच में, और वो एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनका प्रभाव होता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। जैसे कि मान लीजिए फादर अपने सन से कहता है
कि बेटा मैं जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता हूँ, तो फादर क्या कहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने बेटे को, क्योंकि उसकी जो है अपने बेटे के ऊपर प्रभाव रहता है। ठीक है, अब कौन पर्सन जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये हमें आगे बता रखा है कि कौन कौन पर्सन जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक पर्सन जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है जब उसके पास रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होती है, रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होती है दूसरे पर्सन के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी फादर और सन का बताया है। और फादर और सन का जो रिलेशन होता है उसे ही हम फिड्यूशियरी रिलेशन कहते हैं, जब जो जो रिलेशन ट्रस्ट के ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, और थर्ड हमें पॉइंट बताता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेली या परमानेंटली अफेक्टेड है किस किस रीज़न से, ताकि वो बुढ़ा हो चुका है एज से, इलनेस से, या फिर मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस द्वारा वो क्या कहते हैं, सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, और आप उसे फिर आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमें सेक्शन 19 बताता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, और जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। और अगर एग्रीव पार्टी जो है वो डिसाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा, है ना, तो जो भी उससे बेनिफिट मिले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद, तो उस पर्सन को वो सारे जो बेनिफिट हैं वो रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 17 हमें फ्रॉड बताता है। फ्रॉड का मतलब हमें बता रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा, कि फ़्रॉड का मतलब होता है कि अगर कोई एक्ट करा गया है पार्टी द्वारा जिसमें कि कन्वीनियंस और एजेंट द्वारा किया गया है, और इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, उसे धोखा देने की मंशा से उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसे धोखा देने की मंशा से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम इसे धोखा दे देते हैं और धोखा देने के बाद हम फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट में ले आएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रॉड द्वारा माना जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हमें आगे बता रखा है कि सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अगर मान लीजिए ए जो है पर्सन, ये बी पर्सन से कहता है कि मेरे पास जो है एक हॉर्स है, मेरे पास एक हॉर्स है, वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, मगर असलियत में ए के पास कोई हॉर्स नहीं है, और ए जो है बी से पैसे भी ले लेता है एडवांस में 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये जो ए ने लिए हैं बी से, ये फ्रॉड के द्वारा लिए हैं, क्योंकि ए के पास तो हॉर्स है ही नहीं, और उनने एडवांस ले लिया कि मेरे पास हॉर्स है, वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझे एडवांस दे दीजिए। ठीक है, तो ये फ्रॉड माना जाता है। सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट करते हैं किसी फैक्ट का, ठीक है, और जो उस फैक्ट की जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो भी ये फ्रॉड माना जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है। ए के पास एक हॉर्स है, ए के पास एक हॉर्स है जो कि अंधा है, ठीक है, या फिर वो भाग नहीं सकता है, लंगड़ा है, ठीक है, मगर ए जो है इस फैक्ट को बी को नहीं बताता है, तो ये भी फ्रॉड में आएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, और हमारा थर्ड पॉइंट बताता है, हम फ्रॉड पढ़ रहे थे तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा बताता है कि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया है और इस तरीके से आपने प्रॉमिस किया है कि आप उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आपने प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं तेरे पास आ जाता हूँ शाम 5 बजे, मगर आप 5 बजे नहीं जाना चाहते हैं, आप सो जाते हैं, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप फोर्थ पॉइंट में हमें बता रखा है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि धोखा हो सके, वो डिसीव हो सके, तो वो भी फ्रॉड में आता है। और कोई भी ऐसा एक्ट, फिफ्थ पॉइंट में हमें बता रखा है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि ये फ्रॉडुलेंट है, तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट, कि क्या साइलेंस भी फ्रॉड में माना जाता है? तो नॉर्मली जो बात है, नॉर्मली जो है साइलेंस जो है फ्रॉड में नहीं आता है, मगर अगर
मगर जो साइलेंस है उसे फ्रॉड का कब कब माना जा सकता है, साइलेंस को फ्रॉड कब माना जा सकता है, जब एक पर्सन की ड्यूटी थी बोलने की। मैंने जैसे आपको बताया था कि ए के पास हॉर्स है और वो बी को बेचना चाहता है, मगर जो ए के पास हॉर्स है वो लंगड़ा है, वो भाग नहीं सकता या फिर वो अंधा है, ठीक है, तो ये फ्रॉड में माना जाएगा क्योंकि ए को ये बात बतानी थी बी को अपना हॉर्स बेचने से पहले, ठीक है। जो हमारा साइलेंस होता है ये भी एक स्पीच के बराबर ही अपनी वैल्यू रखता है। और अगर मान लीजिए कोई चेंज इन सरकम ट्रांस हुआ है, अगर मान लीजिए ए जो पर्सन है वो बी को अपना हॉर्स बेचना चाहता है, ठीक है। पहले तो इसका हॉर्स जो है वो बिल्कुल ओके था, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब ये बेचने जा रहा था अपने हॉर्स को बी को, तो उस हॉर्स का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से हॉर्स जो है अंधा हो जाता है। मगर ये जो फैक्ट है ये ए जो है बी को नहीं बताता है। तो ये जो अगर चेंज इन सरकम ट्रांस हुआ है और ये ए अगर जो है नहीं बताएगा तो ये फ्रॉड में माना जाएगा, ये साइलेंस जो है फ्रॉड में माना जाएगा। अब हम इसका इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। इफ़ेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऊबर फेडाई। ऊबर फेडाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऊबर फेडाई कहते हैं। इसमें ये हमारा इफ़ेक्ट जो है सेक्शन 19 में दे रखा है इसका। अब हम पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऊबर फेडाई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये लॉ द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, इनके ऊपर एक स्पेशल ड्यूटी होती है एक्ट करने के लिए एटमोस्ट गुड फेथ में, ठीक है। आप एटमोस्ट गुड फेथ में क्या कहते हैं आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। टू डिस्क्लोज ऑल मटीरियल इन्फॉर्मेशन, फेलियर टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन विल रेंडर टू कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको जो है अपनी पूरी हेल्थ की सब चीज़ें अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। अगर आप बैकग्राउंड नहीं बताते हैं और फिर आप जो है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि आप मुझे इंश्योरेंस दे दीजिए, तो वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। सेकंड हमें बता रखा है, इसका एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट्स ऊबर फेडाई के जो एग्जांपल हैं वो नीचे दे रखे हैं मैंने। कॉन्ट्रैक्ट्स पहला तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। अगर आप मान लीजिए कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सब डालना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के इतने शेयर हैं, इतने रुपए के हैं और इन शेयर पे हम आपको इतना इतना प्रीमियम देंगे। अगर कंपनी जो है अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं डालती है तो ये भी आपका जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, अगर आप सेल ऑफ लैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको सब सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। फोर्थ हमें बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर फैमिली अरेंजमेंट। अगर आप फैमिली अरेंजमेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आगे आ जाते हैं सेक्शन 18 की तरफ। अब हम आ जाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ। एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर आप रॉन्गली कर रहे हैं, अगर आप किसी को गलत तरीके से कोई चीज़ गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आती है। अगर आप ये इंटेंशनली कर रहे हैं तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आती है, और अगर आप ये अनइंटेंशनली कर रहे हैं तो ये फ्रॉड में आती है। अगर आप ये अनइंटेंशनली करते हैं तो मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप कोई एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कि एक्चुअल में वो स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट जो है हमें सेक्शन 19 में बता रखा है इसका इफ़ेक्ट, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं मिस्टेक में। मिस्टेक हमें जो है 22 में बता रखी है मिस्टेक। और हमारे पास जो है दो तरीके की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में जो होता है, अगर इंडियन लॉ के अंदर आपने कोई मिस्टेक करी है तो फिर तो वो वैलिड है, ठीक है। और अगर आपने कोई फॉरेन लॉ के अंदर कोई मिस्टेक कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। ऐसी ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर बाइलेटरल मिस्टेक है, एक पार्टी द्वारा मिस्टेक की गई है,
तो वो वॉइड करी जाएगी। और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है यानी कि दोनों पार्टी द्वारा मिस्टेक हो गई है तो फिर वो वैलिड मान लिया जाता है। सेक्शन 21 में हमें मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बता रखा है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री। तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री में हमें जो बता रखा है, अगर एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाती है और उस पार्टी को उस कंट्री के लॉ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। सेकंड हमें बता रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि वो मिस्टेक द्वारा किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं होगा वो क्योंकि वो मिस्टेक द्वारा हुआ है, गलती से हो गया है। और जो वो इंडिया के लॉ के तहत अगर किया गया है तो वो वॉइडेबल नहीं होगा, वो वैलिड होगा। और इसमें जो है जो भी रीज़न होता है, इसमें जो रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ एट ऑल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमें बता रखा है, अगर एक पार्टी जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे बाय मिस्टेक ले आया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड, जो दूसरी पार्टी है, जो सेकंड पार्टी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। अब हम पढ़ लेते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। अब हम पढ़ लेते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, तो वैलिड माने जाएगा। मगर आप मिस्टेक कर रहे हैं अब दूसरी कंट्री के फॉरेन लॉ के द्वारा, अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा और वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। इसमें जो मैक्सिम आता है वो हमारा आता है, इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ कैन बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे अब हम आ गए हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने पढ़ा था दो तरीके की मिस्टेक होती है, एक तो बायलेटरल मिस्टेक और एक यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक में जहाँ एक पार्टी द्वारा मिस्टेक हो जाती है तो उसे बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। बायलेटरल मिस्टेक में जब दोनों पार्टी द्वारा मिस्टेक हो जाती है तो उसे बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। वहाँ जहाँ इसमें हमें बता रखा है, जब दोनों पार्टी द्वारा एग्रीमेंट के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है और उस एग्रीमेंट में जो मिस्टेक हुई है वो एसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए, तो वह एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। और सेकंड हमें बता रखा है कि मिस्टेक जो है वो म्यूचुअल होती है। इसमें म्यूचुअल होती है, दोनों पार्टी द्वारा अगर मिस्टेक होती है तो इसे बायलेटरल मिस्टेक कहा जाता है। अब हम मिस्टेक के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या तरीके की मिस्टेक होती हैं। अगर आप मान लीजिए मिस्टेक करते हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, किसी एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर मिस्टेक हो गई है तो वो बायलेटरल मिस्टेक कही जाएगी। और अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो गई है तो भी वो बायलेटरल मिस्टेक कही जाएगी। क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, प्राइस, टाइटल या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी मिस्टेक होंगी वो बायलेटरल मिस्टेक कही जाती हैं। सेक्शन 22 में हमें यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में बता रखा है। यूनिलेटरल मिस्टेक जो होती हैं वो वॉइडेबल होती है। इसका मतलब होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने के लिए। है अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं हो जाता है क्योंकि एक पार्टी द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है। और जो यूनिलेटरल मिस्टेक है वो अलाउ नहीं करी जाती है एज अ डिफेंस टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनलेस द मिस्टेक बॉट बाय अनदर पार्टी बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 23 में। सेक्शन नंबर 23 में हमें बता रखा है कि अगर कंसीडरेशन जो है वो अगर इलीगल दी गई है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कंसीडरेशन दी है या फिर उस कंसीडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है या फिर फॉरबिडन बाय लॉ है और अगर वो परमिटेड भी है, वो और जो है लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है। ठीक है, अगर वो परमिट कर दिया जाए तो वो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। इस प्रकार से जो है कंसीडरेशन की लीगैलिटी को हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें बता रखा है कि अगर कंसीडरेशन जो है फ्रॉडुलेंट है
या फिर ऐसी कंसिडरेशन है जो कि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएगी, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन मानी जाएगी, है ना। वो एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल हो जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो है, अगर वो इमोरल, अगर मान लीजिए वो कोई इमोरल या कोई ऐसी चीज़ के लिए क्या कंसिडरेशन देता है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, तो वो कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल कंसिडरेशन मानी जाएगी, और जो भी एग्रीमेंट होगा वो अनलॉफुल होगा, और वो जो है वो वॉइड होगा, ठीक है। जो भी इसमें हमें आगे बता रखा है कि जो भी वो कंसिडरेशन होगी, जो भी कंसिडरेशन होगी एग्रीमेंट में, जो इन ऊपर 5 पॉइंटों द्वारा दी गई है, तो वो कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमें आगे बता रखा है। वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें बता रखा है कि इनके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इलीगल एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो एक तो वो एंटायरली वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसके इस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंटायरली वॉइड, इसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसका मैक्सिम है एक्स टोर्पी कॉज नॉन ऑक्टूअर एक्शन फ्रॉम एन ईवल कॉज नो एक्शन अराइजेस, ठीक है। और हमारा सेकंड जो है इसमें आता है मैक्सिम इन पारी डेलिक्टो प्रोटेस्ट कंडीशन डिफेंडेस इन केस ऑफ इक्वल गिल्ट मोर पावरफुल इज द कंडीशन ऑफ डिफेंडेंट। आगे आ जाते हैं, वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है जो कि कंसिस्ट करता है दो पार्ट है उसमें, और उसका जो एक पार्ट है वो इलीगल है और जो दूसरा पार्ट है वो लीगल है, तो कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट जो है लीगल पार्ट को एनफोर्स करवा सकती है इलीगल पार्ट से हटा के, ठीक है। और अगर मान लीजिए इलीगल पार्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो फिर वो हो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही इलीगल माना जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे हमारा अब आ गया है सेक्शन नंबर 25। इसमें हमें बता रखा है कि जब कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मैक्सिम हमें दे रखा है न्यूडो पैक्टो नॉन ऑक्टर एक्टो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। जो भी एग्रीमेंट होगा और उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। इसके जो कुछ एक्सेप्शन हमें दे रखे हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है नेचुरल लव और अफेक्शन में, तो वो वॉइड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कंपनसेट करने के लिए कहा है आपने कि आप अगर मान लीजिए ये काम करते हैं और ये काम नहीं हो पाता है तो मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, तो वो वॉलेंटरी कंपनसेशन माना जाता है और उस पर भी कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपने कोई टाइम बार्ड डेट है, जैसे मान लीजिए आप लोन ले लेते हैं और आप उस लोन को फिर आपको चुकाना पड़ेगा वो लोन वापस विद इंटरेस्ट, तो इसमें आपको कोई कंसिडरेशन नहीं देनी पड़ती है और ये वॉइड नहीं होता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर मान लीजिए आप गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, तो भी आपको कंसिडरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एजेंसी में भी आपको कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको कंसिडरेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और रेमिशन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को रेमिट करने के लिए, बदलाव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आगे आ जाते हैं। आगे हमारा बता रखा है कि आगे हमें बता रखा है इसमें जो है हमें एक मैक्सिम दे रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी और पे केस नहीं कर सकता है। इसका एक हमारा बहुत फेमस केस है डनलप न्यूमेटिक टायर वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। इसमें हमें कुछ एक्सेप्शन दिए थे इसी केस में। इस केस में जो एक्सेप्शन दे रखे हैं हमें, वो है पहला एक्सेप्शन जो है बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। अगर आप किसी के लिए ट्रस्ट बना देते हैं, किसी के बेनिफिट के लिए आप ट्रस्ट बना देते हैं, तो अगर वो स्ट्रेंजर भी है तो भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर केस कर सकता है। और अगर आप मैरिज सेटलमेंट के लिए अगर आप
कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उसमें क्या कहते हैं, जो स्ट्रेंजर होता है वो आपके ऊपर केस कर सकता है। और मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस के लिए भी जो अपनी जो मेंटेनेंस के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो फीमेल जो है उसके ऊपर केस कर सकती है ना। असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप किसी को कह देते हैं कि मेरी तरफ से आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लीजिए, तो वो जो पर्सन है ना, जिसने कहा था कि आप मेरी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को कर लीजिए, वो थर्ड पार्टी बन जाती है। तो वो थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट में सू कर सकती है दूसरी पार्टी को। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और एजेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आप जो है थर्ड पार्टी जो है सू कर सकती है, जो पार्टी है, पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।